आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि किसी भी व्यक्ति की योग्यता को सिद्ध करता है और वर्तमान युग में यह एक प्रमुख आधार है किसी भी विद्यार्थी की योग्यता को आकलन करने का। जैसा कि आप फौरी तौर पर परिचित हैं सृजनशीलता या सृजनात्मकता से, दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता एक ऐसा गुण जो किसी भी व्यक्ति के इंटेलिजेंसी के लिए सर्वप्रमुख है, क्योंकि कहीं न कहीं ये वे ऑफ एक्सप्रेशन को शो करता है और कोई कितना भी बुद्धिमान हो, यदि उसकी विचार धारणाएं चिंतनशीलता केवल अंतःमन में है, तब तक वह सृजनात्मक नहीं कहा जा सकता, या हम कहें कि उसे बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब वह अपनी उन योग्यताओं को किसी भी माध्यम से एक्सप्रेस करता है, प्रदर्शित करता है, तो वे सृजनात्मकता के रूप में सामने आती है। और आज के समय में उस लर्नर को ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता है जो अधिक सृजनशील होता है, अधिक क्रिएटिव होता है। तो आइए आज हम बात करते हैं सृजनात्मकता के कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड की, कि क्रिएटिविटी क्या है और किस प्रकार से एक टीचर के लिए, लर्नर के लिए, क्लासरूम एनवायरनमेंट के एग्जीक्यूशन के लिए सृजनात्मकता का क्या महत्व है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ क्रिएटिविटी, यानी सृजनात्मकता क्या है। फिर हम इस स्लाइड में बात करेंगे व्हाट इज़ इट इम्पोर्टेंट, कि यह महत्वपूर्ण क्यों है और इसका अध्ययन एक अध्यापक के लिए क्यों आवश्यक है। इसी क्रम में हाउ कैन वी सपोर्ट एंड प्रमोट इट, और हम किस प्रकार से इसे बढ़ावा दे सकते हैं। किसी भी विद्यार्थी में सृजनात्मकता के विकास के लिए क्या कार्य कर सकते हैं, और क्रिएटिविटी के डेवलपमेंट के लिए हमारा सपोर्ट सिस्टम, चाहे वह स्कूल लेवल पर हो, फैमिली लेवल पर हो, या एक टीचर के तौर पे हो, वो किस प्रकार का होना चाहिए। इस प्रकार से हम कुछ बिंदुओं का अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है व्हाट इज़ क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि क्रिएटिविटी इज़ एबिलिटी टू प्रोड्यूस वर्क दैट इज़ ओरिजिनल यट एप्रोप्रिएट, अर्थात सृजनात्मकता एक प्रकार की ऐसी योग्यता है या क्षमता है जिसके द्वारा हम किसी भी कार्य का उत्पादन करते हैं, उसे क्रिएट करते हैं और लोगों के सामने लेकर आते हैं, जो कि ओरिजिनल होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए और उतना ही एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए कि जिस उद्देश्य के साथ में हम चले हैं, क्या हमने उसके अनुरूप कार्य किया है, और कुछ नवीनता को लेकर हमने कुछ नया सृजन किया है, पुरानी अवधारणाओं के स्थान पर कुछ पुनरुत्पादन या रिप्रोड्यूस किया है। तो इस प्रकार की एबिलिटी को हम क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता के नाम से जानते हैं। समथिंग दैट अदर्स हैव नॉट थॉट ऑफ बट दैट इज़ यूजफुल इन सम वे, कि कुछ ऐसा जो कि केवल मात्र विचार न हो, बल्कि किसी न किसी रूप में, किसी भी प्रकार से वह यूज़फुल होना चाहिए, चाहे वह सोसाइटी के लिए हो या किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए या पूरे तंत्र के लिए। तो इस प्रकार की एक एबिलिटी जो कि वर्क के रिप्रोड्यूशन से संबंधित है, रिप्रोडक्शन से संबंधित है, उसे हम क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में अगर हम देखें तो किसी न किसी रूप में हर एक व्यक्ति में कोई न कोई योग्यता पाई जाती है। किसी व्यक्ति में चित्र बनाने की योग्यता है, तो किसी में अच्छा लेखन करने की योग्यता है। किसी एक छात्र में म्यूज़िक के प्रति रुचि है, तो कोई एक जो छात्र है वह एक अच्छा वक्ता हो सकता है। तो चाहे वह कम हो या ज़्यादा, कमोबेश हर विद्यार्थी या हर सीखने वाला
कहीं न कहीं क्रिएटिव होता है, उसमें सृजनात्मकता की योग्यता पाई जाती है, बशर्ते उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले और वह अपने सृजनशील भावों को किसी भी रूप में लोगों के सामने अभिव्यक्त कर सके। तो क्रिएटिविटी इज़ एन इनबोर्न ट्रेट। सृजनात्मकता जो है वह एक जन्मजात योग्यता है, या कहें कि हमें अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी हेरिडिटी या आनुवंशिकता से मिलती है, दैट कैन बी डेवलप्ड थ्रू आउट एन इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम। और इसका विकास जो है वह किसी भी एक व्यक्ति के पूरे जीवन में चलता रहता है। हम नित्य नए अलग अलग क्षेत्रों में रुचियां रखते हैं, कुछ गलतियां भी करते हैं, ट्रायल और एरर के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं, स्वयं में सुधार करते हैं, और इस प्रकार से प्रॉपर स्टिमुलेशन या उद्दीपन हमें मिलता रहे, कुछ ऐसा मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छे वातावरण का निर्माण हमारे आसपास में किया जाता रहे, तो हर विद्यार्थी जो है वह कहीं न कहीं सृजनशीलता का गुण प्रदर्शित कर सकता है। तो इसीलिए एवरीवन इज़ क्रिएटिव की सृजन का कम या ज़्यादा गुण हर किसी छात्र में पाया जाता है। एक ऐसी अवधारणा को लेकर एक टीचर को आगे बढ़ना चाहिए। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की यदि बात करें तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में क्रिएटिविटी के दो व्यूज़ जो हैं वो हमारे सामने आते हैं, जिसमें सबसे पहला है साइकोमेट्रिक व्यू। मनोमितिक जो विचार हैं, या कहीं न कहीं इसमें साइकोलॉजिकल स्टडी के थ्रू ये बताया जाता है कि कौन छात्र या लर्नर कितना क्रिएटिव है या नहीं है। दूसरा व्यू है मल्टी फैसेटेड व्यू, यानी कि जो हमारी बहुआयामी योग्यताओं के बारे में बात करता है, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी के बारे में बात करता है, और केवल एक किसी विचार के थ्रू या किसी एक आयाम के थ्रू ये हमारी सृजनात्मकता का मापन नहीं करता, बल्कि यह इसे एक बहुआयामी योग्यता के रूप में परिभाषित करता है। तो ये दो अलग अलग व्यू हैं जिनके थ्रू सृजनशीलता को समय समय पर परिभाषित करने का प्रयास किया गया। तो इसे मल्टीफेसेटेड व्यू को हम इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी भी कहा करते हैं। तो जैसा कि हम व्यापार में देखते हैं कि आप जितना इन्वेस्ट करेंगे या निवेश करेंगे उतना ही उत्पादन अच्छा होगा, तो लगभग इसी प्रकार की अवधारणा इस मल्टीफेसेटेड व्यू में पाई जाती है कि जिस क्वालिटी का निवेश या जिस क्वांटिटी का निवेश समय या अच्छा गाइडेंस या अच्छा एनवायरनमेंट, इस प्रकार के जो निवेश समय पर एप्रोप्रिएट तरीके से किए जाएं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें उनका लाभ प्राप्त होता है, जैसा कि हम व्यापार में देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी के नाम से भी मल्टीफेसेटेड व्यू को जाना जाता है। इसी क्रम में हम बात करें साइकोमेट्रिक व्यू की, कि क्रिएटिविटी के बारे में मनोमितिक अवधारणा हमें क्या बताती है। तो इस क्रम में फोकस ऑन डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब आप समझें कि दो प्रकार के चिंतन पाए जाते हैं, जिनमें एक कॉन्वर्जेंट थिंकिंग है, दूसरा डाइवर्जेंट थिंकिंग है। तो यहाँ पर हम अपसारी चिंतन की बात कर रहे हैं कि आप किसी भी एक समस्या या किसी उद्देश्य को अलग अलग एंगल से, मल्टी डायमेंशनल तरीके से, बहुआयामी तरीके से सोचते हैं, समस्या या उद्देश्य के विभिन्न पक्षों पर विचार करते हैं, तो आप में डाइवर्जेंट थिंकिंग की योग्यता पाई जाती है, अर्थात आप में अपसारी चिंतन पाया जाता है कि आप किसी भी एक उद्देश्य या किसी भी टास्क को अलग अलग एंगल से देखना जानते हैं, डिफरेंट ऑप्शन पर विचार करते हैं और अपसारी चिंतन के माध्यम से अपनी सृजनशीलता का प्रदर्शन करते हैं। टेस्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता की जो परीक्षण पाए जाते हैं, उनकी यदि हम बात करें तो कुछ टेस्ट जिनका कैटेगराइजेशन, क्लासिफिकेशन इस प्रकार से किया गया है कि कुछ टेस्ट जो हैं वो साइकोमेट्रिक व्यू को ध्यान में रखते हुए वर्बल होते हैं, अर्थात शब्दों पर आधारित होते हैं। कहीं न कहीं आपको किसी लेखनी के माध्यम से, किसी वाक्य के माध्यम से या किसी समस्या के माध्यम से शाब्दिक व्यवहार के द्वारा मापा जाता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं। दूसरे प्रकार का जो टेस्ट है, जिसमें हम मनोमितिक आधार पर फिगरल टेस्ट की बात करते हैं, जिसमें कुछ फिगर्स होते हैं, कुछ चित्राकृतियाँ होती है, इमेजेस होती हैं और उनका एक निश्चित पैटर्न
किस क्रम में वे आगे चलती हैं, क्या उन्हें जोड़कर नई चीज़ बनाई जा सकती है। इस प्रकार की चित्रात्मक अभिव्यक्ति के थ्रू आपकी क्रिएटिविटी का यदि मापन किया जाए तो उस टेस्ट को हम फिगरल प्रकार के साइकोमेट्रिक व्यू के अंतर्गत रखते हैं। और इसी तरह से तीसरा जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, अर्थात हमारी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो नित्य नई हमारे आसपास घटित एनवायरनमेंट में होती रहती हैं, और उन समस्याओं के समाधान के लिए हमें किस प्रकार से चिंतन करना चाहिए, कौन कौन से आयामों पर विचार करना चाहिए, इन सभी के थ्रू जब हम अपने वास्तविक संसार से जुड़ी या वास्तविक एनवायरनमेंट से जुड़ी समस्याओं की बात करते हैं तो इस प्रकार की रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के थ्रू भी आपके साइकोमेट्रिक व्यूज़ के थ्रू आपकी क्रिएटिविटी का मापन जो है वह किया जाता है। तो ऑल ओवर ये सभी टेस्ट आपके अपसारी चिंतन का मापन करते हैं और ये पता करते हैं कि एक व्यक्ति में कितने मात्रा में डाइवर्जेंट थिंकिंग पाई जाती है। और इसी तरह से अलाउज इंडिविजुअल स्कोर्स टू बी कंपेयर टू स्टैंडर्डाइज सैंपल्स, अर्थात जितने भी मानकीकृत सैंपल्स हैं हमारे पास में, जो भी न्यादर्श हम चयनित करते हैं, तो उनका एक इंडिविजुअल स्कोर्स के साथ में तुलना करके ये पता किया जाता है कि उसका जो स्कोर है वह स्टैंडर्ड स्कोर से कितना सिमिलर है, कितना दोनों में अंतर पाया जाता है। इस प्रकार की तुलना के माध्यम से हम मनोमितिक विचारधारा के थ्रू क्रिएटिविटी का मापन करते हैं। इसी क्रम में मल्टीफेसेटेड व्यू की हम बात करें तो जैसा कि हमने देखा, इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी कहा जाता है और इसके प्रतिपादक जो हैं वो स्टर्नबर्ग और लुबार्ट को माना गया है, जिन्होंने मल्टीफेसेटेड व्यू ऑफ क्रिएटिविटी को हमारे सामने प्रस्तुत किया और इसे एक निवेश का सिद्धांत करार दिया। तो इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी हमें बहुआयामी चिंतन पर विचारधारा के बारे में बताती है। और मुख्यतः यहाँ पर जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, नोवल प्रोजेक्ट प्लस प्रॉपर रिसोर्सेज, यानी कि जहाँ पर नवीनता हो, कोई इस प्रकार की प्रायोजना जो आज से पहले न की गई हो, पूर्णतः नवीन विचारधारा हो। जैसे कि आप देखें उदाहरण के तौर पे बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेकर काम करते हैं जो एक नवीन विचारधारा को प्रस्तुत करता है। वह अपने पूर्व अनुभवों के माध्यम से सीखने की चेष्टा तो करते हैं, लेकिन उनका जो ऑल ओवर रिजल्ट है वह कहीं न कहीं एक नोवल प्रोजेक्ट के रूप में हमारे सामने आता है। तो नोवल प्रोजेक्ट, और यदि आपको प्रॉपर रिसोर्सेज मिलें कि किस प्रकार के संदर्भों से या अलग अलग आयामों के थ्रू उस नोवल प्रोजेक्ट को आप किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे, तो इन दोनों को मिलाकर एक क्रिएटिव प्रोडक्ट यदि हम बनाते हैं, तो विज्ञान से संबंधित यदि किसी भी खोज या अनुसंधान के बारे में बात करें, चाहे वह विमान का आविष्कार हो, चाहे वह बल्ब का आविष्कार हो, और अलग अलग प्रकार के जो यंत्र जैसे मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर आदि, तो उनमें आपको इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी की झलक मिलती है कि नोवल प्रोजेक्ट को लेकर काम किया गया, प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल हुए और उन दोनों के मिलने से एक क्रिएटिव प्रोडक्ट हमारे सामने निकल कर आया। तो यह थ्योरी इस बात पर बल देती है कि हम किस प्रकार से बहुआयामी चिंतन करके नवीन अवधारणा को लेकर आने के लिए प्रॉपरली रिसोर्सेज का किसी प्रकार से यूटिलाइजेशन करते हैं और एक क्रिएटिव प्रोडक्ट को सबके सामने लाने की चेष्टा करते हैं। तो यह थ्योरी इस बात पर बल देती है। इसी क्रम में यदि हम प्रॉपर रिसोर्सेज की बात करें या कौन कौन से ऐसे संदर्भ है जिनके माध्यम से एक नोवल प्रोजेक्ट को मदद मिलती है और एक क्रिएटिव प्रोडक्ट हमारे सामने आता है, तो फर्स्ट कैटेगरी में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कॉग्निटिव रिसोर्स, यानी कि आपका संज्ञानात्मक स्रोत या संदर्भ किस प्रकार का हो, उसमें कौन कौन से आयामों को शामिल किया जाता है। तो आप देखें कि सबसे पहले कोई भी सृजनशील व्यक्ति यदि होता है तो उसके संज्ञान में प्रॉब्लम फाइंडिंग यानी समस्या को अनुभूत करने की योग्यता होनी चाहिए कि एक सृजनशील व्यक्ति को सर्वप्रथम अपना उद्देश्य समझ में आए, वह प्रॉब्लम को फील करे कि वास्तव में यह एक समस्या है अथवा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुझे कार्य करना चाहिए। तो
तो प्रॉब्लम फाइंडिंग नेचर हमारे संज्ञान में होता है, तभी हम कोई नवीन अवधारणा को लेकर चिंतन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरे दो प्रकार की थिंकिंग यहाँ पर आपको बताई गई है, जिसका हमने पूर्व में भी उल्लेख किया, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। तो अभिसारी चिंतन अर्थात गहरे से गहरे में उतरते जाना और गूढ़ रहस्यों की तरफ बढ़ते जाना और अपने आइडियाज़ को इवैल्यूएट करना कि हमने जो सोचा वह कितना सही है तो किस आधार पर सही है, और यदि उसमें कोई त्रुटि है तो उसे किस आधार पर त्रुटि कहा जा सकता है। तो इस प्रकार का जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है वह हमारे अंदर होना चाहिए कि हम एक प्रकार से गुणों और कमियों दोनों के बारे में विचार कर सकें और अभिसारी चिंतन के माध्यम से एक नतीजे पर पहुंचने की चेष्टा कर सकें, और साथ ही साथ में अपसारी चिंतन यानी कि इंडिपेंडेंटली आप विभिन्न आयामों पर विचार करने वाले हों, बहुआयामी आपका चिंतन हो, अपसारी चिंतन हो, डिफरेंट ऑप्शंस पे आप विचार करें और एक एप्रोप्रिएट को किस प्रकार से सेलेक्ट किया जाना चाहिए, इस प्रकार की दोनों चिंतन जो परस्पर साथ चलते हैं और इन्हें में पूरी तरह से अलग भी नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार का अभिसारी और अपसारी चिंतन जो विचार है वह आपके संज्ञान में होना चाहिए, और साथ ही साथ में आपके अंदर एक अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, इनसाइट, जिसकी गेस्टाल्टिज्म में भी हमने बात की थी कि अंतर्दृष्टि या सूझ भी आपके अंदर हो कि आप किस प्रकार से समस्या का समाधान करेंगे, और साथ साथ में उस समस्या या उस उद्देश्य के प्रति आपका नॉलेज या ज्ञान भी होना चाहिए। जैसे कि हम किसी भी विषय के ज्ञान की बात कर सकते हैं, पेंटिंग, म्यूज़िक और वोकल इंस्ट्रूमेंट या विभिन्न प्रकार के शास्त्रीय जो भी हमारे आयाम है, तो उनके प्रति जो नॉलेज है उसके बारे में भी आपके संज्ञान में चिंतन होना चाहिए। क्योंकि यदि आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम क्लासिकल म्यूज़िक की भी बात करते हैं, तो जब तक आप उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बारे में नहीं जानते या सुरों के बारे में आपको ज्ञान नहीं है, विभिन्न लय के बारे में आपको नहीं पता है, रागों के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो आप म्यूज़िक को प्रैक्टिकली उतना नहीं सीख पाते हैं जितना कि शास्त्रीय संगीतज्ञ को जानना चाहिए। तो कॉग्निटिव प्रकार का जो रिसोर्स है उसके अंदर एक क्रिएटिव व्यक्ति में ऐसी योग्यताएं पाई जानी चाहिए। इसी क्रम में हम बात करें पर्सनैलिटी की कि व्यक्तित्व का निर्माण जो है वह किस प्रकार से होगा, तो उसमें सबसे पहला आप देखें इनोवेटिव स्टाइल ऑफ थिंकिंग, यानी कि सृजनशील व्यक्ति जो है उसमें एक शैली जो है नवाचारी पाई जाती है। चिंतन की नवीन विषय वस्तुओं को वो किसी के सामने प्रस्तुत करता है, लोगों के सामने नए नए आइडियाज़ लाता है, और उन्हीं आइडियाज़ की आज के समय में बहुत बड़ी कीमत है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर ये बताना चाहूँगा कि आप मोबाइल के प्रोडक्शन की, उसकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज उनसे जुड़े हुए जितने भी कार्मिक हैं या जो उनके एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन्हें इसी बात के लिए पे किया जाता है कि वे नित्य नई खोज, नित्य नए आइडिया जो हैं वो मोबाइल कंपनीज़ को प्रस्तुत करें। तो डिफरेंट वर्जन्स आपके सामने आ रहे हैं, स्क्रीन के डिफरेंट आयाम आपके सामने आ रहे हैं, नेट की स्पीड किस प्रकार से बढ़ाई जाए, किस प्रकार से मोबाइल की कार्यशैली, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आदि को अच्छा किया जाए, इन सभी स्टाइल्स को इनोवेटिव थिंकिंग में सोचने का जो व्यक्तित्व है वह एक सृजनशील व्यक्ति का होना चाहिए। साथ ही साथ में उसमें जिज्ञासा का भाव होना चाहिए, क्योंकि जिज्ञासा ही ज्ञान की जननी है। तो सृजनशील व्यक्ति के लिए प्रथमतः आवश्यक है कि वह जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो और उसमें खोज करने की भावना जो है वो विशेषकर पाई जाए। इसी प्रकार से टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी की जो बात करें तो इसमें अलग अलग प्रकार की, एक तरह से हम कहें कि जो डिफरेंट संदिग्ध या अस्पष्ट कुछ बातें सामने आती हैं, तो उसके साथ में आप कितना टॉलरेट कर पाते हैं। मैं यहाँ पर उदाहरण लेना चाहूँगा कुछ वैज्ञानिकों के बारे में, जिसमें उन्हें किसी भी आविष्कार के लिए समाज की पुरानी परंपराओं से लड़ाई करनी पड़ी या उनके विरोध में जाना पड़ा। तो आप देखें कि उन्होंने बड़े ही शांत भाव से उन विभिन्न संदिग्ध गति